स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक के समरी लेक्चर में हम लोग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें ब्रह्मांड एवं सौरमंडल पढ़ रहे थे, तो ग्रह वाला जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखेंगे। इसमें हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जो बौने ग्रह हैं उनके बारे में, एक दो टेबल डिस्कस किए गए हैं, और उसके बाद कुछ जो प्राकृतिक उपग्रह हैं या धूमकेतु जो कॉमेट हैं या फिर उनके जो पार्ट हैं एस्टेरॉइड्स के बारे में बात करेंगे, और मीटेओराइट के बारे में भी थोड़ी बातें करेंगे। जो खगोलीय अभियान हैं, प्रमुख पुस्तक के लेखक हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो ब्रह्मांड से संबंधित, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, तो हम लोग इसको लेके पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं कुछ बौने उपग्रहों के बारे में। तो हमने जब पहला लेक्चर लिया था तो आपको बताया था कि जो ग्रहों की परिभाषा है वो IAU ने दी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में। तो उस परिभाषा से जो मेल नहीं खाते हैं तो उनको कहा जाएगा बौने ग्रह। तो जैसे इसमें सेरेस, प्लूटो जो आपका यम है जो पहले ग्रह की श्रेणी में था, एरीस, होमिया, मेकमेक आदि को बौना ग्रह माना जाएगा। तो इसमें जो एक प्लूटो है, क्योंकि पहले ग्रह रह चुका है तो इसलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर शेयर की गई है जिसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए। जो प्लूटो की खोज की थी 1930 में हुई थी क्लाइड टॉमबैक द्वारा। तो ये 9वां पहले माना जाता था सबसे छोटा ग्रह, लेकिन जब 2006 में प्रयाग में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का सम्मेलन हुआ तो नई परिभाषा बनाई गई, तो उसमें इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। तो इसमें डेफिनेशन बनाई गई ना, तो कई डेफिनेशन में जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको मैंने आपको 3 पॉइंट में डिस्कस किया था। उसमें क्या था कि ऐसे पिंड जिसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सके, वह सूर्य का चक्कर काटता हो, उसके आसपास के खगोलीय पिंड अधिक भीड़भाड़ ना हो, वो ग्रह के दर्जे में आएंगे, है ना। तो इसमें क्यों अलग किया गया प्लूटो को, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि प्लूटो को ग्रह क्यों नहीं माना जा सकता, ऐसी क्या वजह है भाई कि प्लूटो को ग्रह नहीं मान सकते। तो कारण ये था कि इसके पीछे तर्क जो था कि ये नेपच्यून जो है, वरुण, जो अपने वरुण लास्ट में जो वरुण मिलता है, तो नेपच्यून की कक्षा से होकर के ये गुजरता था। और डेफिनेशन में यही नहीं आता था कि किसी की कक्षा को जो है वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, है ना। मतलब अगर सूर्य का वो घूम रहा है तो सब अपनी अपनी कक्षा में घूमेंगे, तो ये क्या करता था, ये नेपच्यून की कक्षा को ये पार कर जाता था। तो इसीलिए जो है इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया। और एक तर्क ये भी दिया गया कि आकार की दृष्टि से इतना छोटा है कि कई उपग्रहों से भी छोटा है ये, तो इसको बाद में हटा दिया गया। और गुरुत्वाकर्षण बल भी इसका काफ़ी कम माना गया। तो ये कई चीज़ें इसके लिए निगेटिव आई, तो इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो सबसे बड़ा कारण वही था, नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरना। बाकी गुरुत्वाकर्षण बल और उसका आकार तो इसके पीछे कारण बनता ही है। लेकिन ये है कि प्लूटो अब क्या है ये हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो ग्रह की श्रेणी से अलग हो गया, तो प्लूटो को अब सौरमंडल के बाहरी घेरा जो है, जो क्यूपर बेल्ट है, उसकी सबसे बड़ी संरचना माना जा रहा है। ठीक है, प्लूटो को थोड़ा सा यहाँ टेबल डिस्कस किया गया है, इसको हम लोग इसमें कुछ बातें देखेंगे कि इनका घूर्णन अवधि कैसा है और परिक्रमण अवधि कैसा है ग्रहों का। तो 8 ग्रह जो हैं वो हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। इनका जो रोटेशन है, पहला घूर्णन है, और जो रिवोल्यूशन है वो है परिक्रमण। तो रिवोल्यूशन सूर्य के चारों तरफ है, घूर्णन अपने अक्ष पर है। तो इसमें इसका मतलब है जो दिन है शुक्र का, वो सबसे लंबा दिन किसका है, 243 दिन की, पृथ्वी के 100 दिन के बराबर है। नहीं, जैसे 24 घंटे में आपका हो जा रहा है और इनका 243 दिन में घूर्णन हो रहा है, मतलब यहाँ सर्वाधिक लंबे दिन रात पाए जाएंगे ना। सबसे छोटा देखिए बृहस्पति का है, 9 घंटे 55 मिनट में ही इतना बड़ा है, लेकिन अपना जो है वो घूर्णन कर लेता है अपनी जगह पे। और अगर बात करें कि जो परिक्रमण है, तो सूर्य के जो सबसे पास में है वो 88 दिन, तो 88 दिन जो है बुध जो है वो लगाता है पुरुष का, यानी कि उसका वर्ष जो होगा वो 88 डेज का होगा। लेकिन जो नेपच्यून का जो ईयर कहलाएगा, यानी कि जो वो सूर्य की परिक्रमा करता है नेपच्यून, तो उसका कितना होगा, 165 वर्ष लगभग होगा। यानी कि उसका जो 1 साल होगा वो पृथ्वी के 165 साल के बराबर होगा 1 साल। तो सर्वाधिक और न्यूनतम थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा, क्रम लगाने का आइडिया आ सकता है, स्क्रीनशॉट ले भी लिख सकते हैं आप, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली होंगी। अब कुछ गैसें हैं जो पाई जाती हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ऑक्सीजन कहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए ऑक्सीजन जो है वो तो आपके पृथ्वी पर ही मिलती है, O2 आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके अलावा मैंने जब आपको ग्रह पढ़ा रहे थे तो कई ग्रहों को मैंने डिस्कस भी किया था, इसमें खास तौर पे एक आता है आर्गन। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है कि आर्गन जो है महत्वपूर्ण है, वो कहाँ पर पाया जाता है, वो आपके मंगल ग्रह पर पाया जाता है। बाकी अगर आप देखें तो
मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम वरुण पर है। मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम जो है वो आपका अरुण पर भी है, अरुण वरुण पर है। और ये लगभग सब यहाँ पर भी है। इसमें साथ में शनि में अमोनिया भी पाया जाता है। फिर यही लगभग आपको मिलेगा, अमोनिया शनि बृहस्पति का एक जैसा मिलेगा वायुमंडल। मंगल में एक आपको आर्गन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बाकी कार्बन, नाइट्रोजन अगर आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पृथ्वी मंगल दोनों में मिलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको तीनों में मिलेगा, शुक्र में मिलेगा, पृथ्वी में मिलेगा, मंगल में मिलेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी आपको शुक्र में देखने को मिलता है। एक इसमें वायुमंडल रहित है, वो है बुध, इसीलिए ये नज़दीक होते हुए भी जो है वो गर्म नहीं होता है। हालांकि हाइड्रोजन का हल्का आवरण यहाँ देखने को मिलता है। थोड़ी गैसीय संरचना हमने समझ लिया। बाकी पढ़ाते समय मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैं उनको डिस्कस किया था, तो बार बार मैं उनको रिवाइज़ नहीं करूँगा, उसको आप देख सकते हैं वीडियो में जाके। थोड़ा सा प्राकृतिक उपग्रह की बात करेंगे। जैसे चंद्रमा है ना हमारा ग्रह, तो ये प्राकृतिक उपग्रह है, सैटेलाइट, और हम लोग जो भेजते हैं वो कृत्रिम होगा, ठीक है। तो प्राकृतिक में कौन सा होगा, क्या खास बातें होंगी, तो वो आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हों, वो क्या कहलाएंगे, उपग्रह। और इनमें जो है अपना चमक प्रकाश नहीं होता है। तो जैसे ग्रह चमकते हैं सूर्य से, वैसे ही सूर्य तारों से ये प्रकाशित होते हैं। तो सबसे अधिक और सबसे कम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, शनि के हैं, और किसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध एवं शुक्र का जो है कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का कौन सा है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा की कुछ खास बातें हैं जो इन्फो बॉक्स में शेयर की गई हैं, इनको देखते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और यहाँ पर जो है वायुमंडल नहीं है। इसका पथ कैसा है, तो परवलयाकार है। इसकी जो न्यूनतम दूरी होती है पृथ्वी से, वो कितनी होती है, तो न्यूनतम दूरी कहलाती है पेरिजी, ठीक। और जो इसकी अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी से, वो कहलाती है अपोजी। तो ये थोड़ा पेरिजी अपोजी को ध्यान रखिएगा। इसका जो परिभ्रमण होता है और परिक्रमण, यानी परिक्रमण का मतलब अपनी जगह पे कितना घूमता है, और परिक्रमण का मतलब ये पृथ्वी का जो चक्कर काटता है, ये आपकी पृथ्वी है जिसका जो चक्कर काटता है, तो ये दोनों समय इसका लगभग बराबर है, लगभग 27 दिन 8 घंटे है। तो इसीलिए इसका एक भाग जो है ना हमसे हमेशा पीछे ही रह जाता है, इसलिए इसका ब्लैक पार्ट जो है हम देख नहीं पाते हैं, ये जैसा दिखता है। तो चंद्रमा की परिभ्रमण तथा परिक्रमण जो अवधि है वो लगभग 27 दिन 8 घंटे है, और ये दोनों ध्यान रखेंगे, ठीक। लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रहण जब हो जाता है, तो उसके बाद जो चौथा निकलता है उसको कहते हैं ब्लड मून या टेट्राड, और इसमें पूरा लाल प्रतीत होता है। चंद्रमा का जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है पृथ्वी का 1/6 होता है, ये साइंस में भी हम लोग देख चुके हैं। और एक कॉमेट की बात करते हैं, धूमकेतु, और इसके थोड़े से अंगों के बारे में बात करेंगे। दरअसल आकाश में जो धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड हैं वो कहलाते हैं कॉमेट। इनका जो है ये अनियमित परिक्रमा करते हैं सूर्य की, और इनका पथ होता है परवलयाकार। और इसमें खास बात क्या होती है कि कोई धूमकेतु सूर्य के नज़दीक जब पहुंच जाता है तो गर्म होने के बाद उससे गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं, और उनकी पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसे ही कहते हैं पुच्छल तारा, यानी कि धूमकेतु या पुच्छल तारा या कॉमेट, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो पुच्छल तारे की जो पूंछ होती है, ये पूछा जा सकता है आपसे, तो सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। यानी कि अगर सूर्य यहाँ पर है तो सूर्य की तरफ अगर वो जा रहा है तो इसकी पूंछ जो है वो पीछे होगी, ठीक है। इसमें एक नाम प्रमुख है हैली। हैली जो है वो ऐसा है प्रत्येक 76 वर्ष बाद जो है दिखाई देता है, और पृथ्वी के पास गुजरने वाला जो कोई भी धूमकेतु है उसके लिए सबसे कम अवधि है धूमकेतु को लेकर। यह देखिए इसका इमेज है, आप इसको अच्छे से आप देख सकते हैं कि धूमकेतु की जो पूंछ है वो सूर्य इसके कहाँ होगा, और सूर्य इसके सामने होगा, इसके विपरीत दिशा में जा रहा है। और जो दिख रहे हैं बाकी दो एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक। तो इसके 3 भाग होते हैं, नाभि, कोमा, पूंछ। तो नाभि जो है मुख्य स्थायी भाग है, कोमा जो है धूमकेतु का शीर्ष भाग है, और पूंछ जो है वो इसके पीछे का हिस्सा है। ये क्वेश्चन पूछे गए इसलिए यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है। एस्टेरॉइड की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ पाए जाते हैं। तो एस्टेरॉइड बेल्ट जो है आपको मंगल और बृहस्पति के मध्य देखने को मिलेगी। देखिए ये है आपका मंगल और ये रहा बृहस्पति। मंगल आप देख पा रहे हैं और ये बृहस्पति देख पा रहे हैं। तो इसके बीच में जो ये पूरा बेल्ट दिख रहा है आपको वाइट कलर का, यही है आपका बेल्ट, क्यूपर बेल्ट। इसमें क्या है, इसमें आपको बहुत सारे जो एस्टेरॉइड्स हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, वही मिलते हैं। ये क्या होते हैं, तो भिन्न भिन्न आकार के पिंड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दीर्घवृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो कुछ बातें ये महत्वपूर्ण है इससे संबंधित जो कभी आपसे पूछी जा सकती हैं। और प्लूटो को भी इसी श्रेणी में रख दिया गया है, उसको प्लूटाइड श्रेणी का नाम दिया गया है। तो क्षुद्र ग्रह का सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, किन किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये गलत नहीं होना चाहिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अगर एस्टेरॉइड में सबसे बड़ा चमकीला की बात करें तो सेरेस है,
कई और भी नाम है, फोरवेस्टा, 52 यूरोपा, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, अब पूछ लेगा तो थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी, लेकिन यह है कि आप इतना याद कर पाएँ तो अच्छी बात है। मीटियोर्स और मीटोराइट क्या है? तो इसी मंगल और बृहस्पति के बीच में ग्रहों के साथ जो अरबों की संख्या में उल्का पाए जाते हैं, तो वरुण ग्रह के पश्चात जो है क्यूपर बेल्ट जो है वो उल्काओं का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये तो सोर्स वहाँ है, लेकिन जो है ये जो आपने मंगल और बृहस्पति के बीच में देखा उसमें भी ये उल्का पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? तो यही क्षुद्र ग्रह हैं छोटे छोटे। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों से इनका घर्षण होता है। तो जब कोई चीज़ घर्षण होगा पृथ्वी के वायुमंडल में तो जलने लगेगा। तो जब जलने लगेगा तो क्या होगा? चमकेगा ना, तो उसको कहेंगे टूटता हुआ तारा। बड़ी मान्यता है कि टूटते हुए तारे को देखिए कुछ मांगिए पूरा हो जाता है, ईश्वर जाने क्या होता है, लेकिन यह है कि उसको कहते हैं टूटता हुआ तारा। इनमें से कुछ पृथ्वी पर पहुंचने के पूर्व ही जल करके राख हो जाते हैं, तो इसीलिए उनको कह देते हैं उल्कास्म। और जब वो आके धरती पे गिरते हैं तो उसको कहते हैं उल्कापिंड। ठीक, तो ये थोड़ा आपको डिफरेंस भी आइडिया लग जाएगा कि 6 उपग्रहों के नाम दिए गए हैं जो अलग अलग सबकी संख्या है। जैसे पृथ्वी का एक है, चंद्रमा है। मंगल के उपग्रहों का नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा है। बृहस्पति का गैनीमेड सबसे बड़ा है, कैलिस्टो, यूरोपा, लो, ये किसके हैं? तो बृहस्पति के हैं, लगभग 79 हैं, लेकिन नाम इंपॉर्टेंट है। शनि में कुछ हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइटन, उसके बाद रिया, लापिटस, बेस्टला, टेथिस, पंडोरा, किसके उपग्रह हैं? शनि के। गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा, लो किसके हैं? बृहस्पति के। अरुण के हैं टिटेनिया, ओबेरान, उम्ब्रियल, एरियल, किसके हैं? अरुण के, यूरेनस के। नेपच्यून के हैं ट्राइटन, ये इंपॉर्टेंट है, लारिसा, प्रोटियस, तो ये आपके हो गए वरुण के। तो सर्वाधिक किसके हैं? शनि के हैं। दूसरा सर्वाधिक किसके हैं? तो बृहस्पति के हैं। और अगर देखा जाए कि न्यूनतम किसके हैं तो बुध शुक्र है, क्योंकि उस पर है ही नहीं है। उसके बाद पृथ्वी का एक ही है, मंगल के 2 हैं। ठीक, याद रहेगा, अरुण के 27, वरुण के 14। कुछ खगोलीय अभियान किए गए हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं। दरअसल देख लेते हैं कि किस ग्रह से संबंधित है। किसने भेजा है वो तो बहुत थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, लेकिन किस ग्रह से संबंधित है ज़रूर याद रखिएगा। अपोलो चंद्र अभियान से है, कैसिनी शनि अभियान को लेकर के है, हायाबूसा और हायाबूसा 2 ये जो है जापान का है, और ये क्षुद्र ग्रह अभियान एस्ट्रोराइड्स की सर्च के लिए। रोसेटा मिशन जो है वो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का सौरमंडल के अध्ययन के लिए है, रोसेटा। सोलर सिस्टम को की स्टडी के लिए कौन सा गया है? रोसेटा। हुइजेंस प्रोब जो है वो टाइटन उपग्रह की खोज के लिए गया, हुइजेंस प्रोब नासा का, ज़्यादातर नासा के ही हैं। जो मैसेंजर है वो भी बुध, मैसेंजर बुध, ऐसे भी याद रख लेंगे, थोड़ा याद रहेगा। आर्बिटर मैसेंजर नासा का है, शुक्र अभियान। डीप इम्पैक्ट यान जो है नासा का धूमकेतु अभियान है। तो थोड़ा याद रखिएगा ना कि कौन सा क्षुद्र ग्रह के लिए था, कौन सा धूमकेतु के लिए था। तो धूमकेतु के लिए क्या था? डीप इम्पैक्ट। अब इसके बाद सोलर बी इसमें जो दिया है वो सूर्य के अध्ययन के लिए है, नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान का संयुक्त उपग्रह है। तो ये इसमें दिया गया है डीप इम्पैक्ट सोलर बी। उसके बाद भारत का है, तो ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, इनका ईयर भी याद रखिए। चंद्रयान 1 जो है 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में, और चंद्रयान 3 जो है 2022 में। ठीक है, 22 तो बीत गया, चंद्रयान 3। तो ये चंद्रयान जो है वो किससे संबंधित है? भारत के चंद्र अभियान से संबंधित है। क्यूरियोसिटी रोवर जो है वो नासा का है 2011 में, परसेवरेंस रोवर जो है 2020 में है। ये परसेवरेंस पूछा जा सकता है मंगल अभियान का। ग्रेल जो है वो नासा का है चंद्र अभियान से। मंगलयान और मंगलयान 2 जो है आपका, मंगलयान 2013 में भेजा गया था, तो जो 2 है वो 24 में संभावित है। तो ये मंगल ग्रह से संबंधित है भारत का। तो कुछ महत्वपूर्ण है, चीन के 1-2 हैं उनको भी देख लेते हैं। चीन के हैं चांगई 5, ये चंद्र अभियान है, और तियानवेन 1 ये मंगल अभियान है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि हाल के ही हैं ये, चांगई 5 और तियानवेन 1। एक है अभी लेटेस्ट 2020 होप, ये है यूएई का है, तो मध्य एशिया में, ये पश्चिमी एशिया का पहला है ये मंगल अभियान। तो ये आपसे पूछा जा सकता है मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपके सौरमंडल से संबंधित हैं, ब्रह्मांड से, तो इनको देख लेते हैं क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इनका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक। तो इसमें है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किसकी है? स्टीफन हॉकिंग। ए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, स्टीफन हॉकिंग की है। द वर्ल्ड एज आई सी इट, अल्बर्ट आइंस्टीन की है। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ द ब्लैक होल्स, किसकी है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की। तो 2 किताबें स्टीफन हॉकिंग के हैं, एक अल्बर्ट आइंस्टीन की, एक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की। चारों बहुत फेमस बुक हैं,
तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बुक में इसको बॉक्स में शेयर किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। एक अपने आप में क्वेश्चन है ये। हमारी पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कहीं सेंचुरी लिखा है, कहीं सेंचुरी, लगभग 4 प्रकाश वर्ष दूर है। जो 2 आकाश गंगाएं होती हैं उनके बीच का स्थान जो है काला होता है। हिग्स बोसान कण को कहा जाता है गॉड पार्टिकल। यदि कोई खगोलीय पिंड प्रकाश के वेग से गतिमान हो तो उसका द्रव्यमान कैसा होगा? ज़्यादा होगा, कम होगा, अनंत होगा? अनंत होगा। ब्रह्मांडीय किरणें तेज गति से चलने वाली सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से निरंतर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती रहती हैं। सर्वप्रथम इन किरणों का अध्ययन जो है वो मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने किया था। केपलर को नवीन खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, जबकि कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो नाम याद रखेंगे, केपलर नवीन खगोल शास्त्र, कॉपरनिकस आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक। भ्रूण तारा किसे कहा जाता है? तो प्रोटोस्टार या आदि तारे को कहा जाता है भ्रूण तारा। तारे का कंपोजिशन क्या होता है? तो तारे में हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन और लौह तत्व पाए जाते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो प्लस माइनस जो है वो 70% होता है, हीलियम जो है वो लगभग 28% के बराबर। ठीक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कनाडा के उत्तर में क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर है। दक्षिण भारत में केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में थुम्बा में है। तो जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है उसको स्थापित इसलिए यहीं पर किया गया है क्योंकि यहाँ पर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा है। क्वासर्स क्या है? तो एक चमकीला खगोलीय पिंड है और वास्तव में क्वासर्स एक ऐसी आकाशगंगा का मध्य भाग है जिसका ज्ञान हमें अभी अधिक नहीं है। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से पहली बार ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। 1967 में भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने सार्वजनिक व्याख्यान में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था, जॉन व्हीलर ने। फिर उसके बाद अगला है स्टीफन हॉकिंग से संबंधित। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने अपनी सबसे प्रसिद्ध खोज काले विकिरण उत्सर्जित करते हैं का प्रतिपादन किया था। तो ब्लैक होल से रिलेटेड स्टडी थी 1974 में स्टीफन हॉकिंग की, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बुक में दिए थे उनको डिस्कस किया आपके साथ में। अब इसमें जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट में देख लेते हैं अभी फटाफट, क्योंकि छोटा ही प्रैक्टिस सेट है तो उसको अलग से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अगर आप कहिए तो मैं इसको अलग वीडियो में लेके आ जाऊँ तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो ज्योग्राफी का ये हमारा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है वो ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से जो पहला क्वेश्चन है वो पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसमें कहा गया है कि नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। अच्छा, बताइए। दूसरा है ध्रुवीय हिमनद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। देखिए, जो नदी और झीलों में जल की मात्रा है वो भूजल की मात्रा से अधिक नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। कौन सा पूछा है? सही है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। केवल जो दूसरा है कि ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनद की जिनमें जल की मात्रा जो है भूजल की मात्रा से अधिक है, तो उल्टा पूछा गया था तो एक तो सही गलत होना ही था, तो 2 वाला इसमें सही है, बी विकल्प। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का परीक्षण किया। इस परीक्षण का क्या महत्व है? तो इसमें आपके 4 विकल्प हैं। हिग्स बोसान कणों का विज्ञान हुआ, गुरुत्वीय तरंगों का विज्ञान हुआ, वार्म होल से गुजरते हुए अंतरा मंदाकिनी अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई, या इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता सिंगुलैरिटी को समझना सुकर बनाया। तो बेसिकली सबसे बड़ा फायदा इसका यही रहा कि इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता यानी कि सिंगुलैरिटी को समझना सुकर बनाया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र जो है वो हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। हाँ, ऐसा होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या पूछा है, कौन सा सही है? तो हाँ, ये सही है। दूसरा कहता है पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी थी तो ऑक्सीजन 54% थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड थी, ऑक्सीजन बाद में बनी ना, तो ये तो गलत हो गया। पहले ऑक्सीजन रही होती तो फिर क्या। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। हाँ, बिल्कुल बदल दिया, आज भी बदल ही रहे हैं। 1, 3, तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये आर्यभट्ट ने बताया था। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है।
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताइए। प्लूटो। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा है ग्रह वाला आप पढ़ ही चुके होंगे, उत्तर मुझे लगता है आप दे चुके होंगे, शुक्र। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमण के लिए इनमें से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के गिर्द जो अधिकतम समय लेता है एक परिक्रमण के लिए, तो इसमें विकल्प में आपको देखना है, क्योंकि वैसे तो आप देखेंगे तो नेपच्यून है, लेकिन यहाँ पर कौन सा है? तो पृथ्वी है, बृहस्पति है, मंगल है, शुक्र है। तो पृथ्वी, मंगल, शुक्र ये सभी आंतरिक ग्रह हैं आपके। जोवियन ग्रह में बृहस्पति आता है, यही सबसे बाहरी है, तो यही सबसे अधिकतम समय लेगा, यानी कि बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो बताइए कौन सा? सौरमंडल के पहले आया था निहारिका, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह सब सौरमंडल का ही भाग है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह, टाइटन किसका उपग्रह है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या शनि का? तो शनि का है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? भाई चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का क्या है? तो आपका अगर पृथ्वी पर देखें जी है, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर 1/6 होगा जी का, है ना, तो इसलिए कम हो जाएगा ना, तो उसका भार कैसा होगा? घट जाएगा, तो बी। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? आयनन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ऑक्सीकरण। तो बताइए, न्यूक्लियन फिजन होता है ना, नाभिकीय संलयन। इसके बाद ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो आपका बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बताइए, इसका उत्तर आप ही दे दीजिए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, वरुण, शुक्र और शनि, तो आपका विकल्प हो जाएगा ए, बृहस्पति। तो इस तरीके से हमने जो ये वाला चैप्टर है इसको हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो अगला इसमें आएगा, जो हमारा चैप्टर होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वो होगा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। साथ ही साथ जो आपका इंडियन ज्योग्राफी है वो भी चल रहा है, तो उसको भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। साइंस का भी पार्ट चल रहा है, तो और जो हिस्ट्री की बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ी हैं और मुझे लगा कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया है। आपके कमेंट्स बताते हैं, लाइक करिएगा वीडियो को। आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं जो केवल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप हमारा चैनल है एग्ज़ाम वॉच, उसको भी आप लिंक में देखें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस चैनल को जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।